चलिए पहले आपको बताता हूं भारतीय बाजारों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। हमने देखा 8000 का स्तर भी आज इंट्राडे में टूटा और उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली आखिरी आधे घंटे में। जी हां, 50 पॉइंट का स्मार्ट उछाल निचले स्तरों से आज जरूर निफ्टी में देखने को मिला, लेकिन आप देखिए छठे दिन लगातार लाल निशान में भारतीय बाजारों ने समाप्ति दी है। एक ड्रामेटिक रिकवरी हालांकि जरूर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन देखिए आज एचडीएफसी ट्विंस में प्रेशर था, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इनमें सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। एल&टी इन्फोसिस के लिए भी आज का दिन काफी मुश्किल भरा था। इसके अलावा आज मेटल कंपनियों के लिए काफी मुश्किल भरा दिन। हिंडाल्को, टाटा स्टील, इवन वेदांता जैसे स्टॉक्स देखिए प्रेशर के साथ बंद हुए। 3-3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। फार्मा शेयरों में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा था। अक्टूबर सेल्स के आंकड़े ऑटो कंपनियों ने पेश किए। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड के कमजोर नंबर्स, एमएनएम और मारुति के अच्छे नंबर्स, और इसी तरह का रिएक्शन भी देखने को मिला। एविएशन शेयरों में भी आज तेजी ही देखने को मिल रही थी। साथ ही आप देखिए काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ लोअर सर्किट लगे। सेंट्रल बैंक वक्रांगी में एक ड्रामेटिक मूव देखने को मिला। अचानक से आप देखिए ये शेयर लुढ़ के और लोअर सर्किट के बाद, हालांकि वो सर्किट खुला जरूर, लेकिन आज का सेशन काफी मुश्किल भरा था इन दोनों शेयरों के लिए। एरोस में भी आप देखिए लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा। सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया, 10% का हुआ और वो आज लगता हुआ नजर आया। कंपनी ने एक्सचेंजेस को क्लैरिफिकेशंस भी दिए। देखना होगा कल शेयर में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए नतीजों का सीजन है और हमने देखा ओबीसी, इंडियन बैंक, इंडिया सीमेंट, ज्योमेट्रिक, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए। पिरामल एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स अच्छे थे, लेकिन कमजोर नतीजों की बात करें तो आईओबी, मोनसेंटो जैसे स्टॉक्स में आज तेज प्रेशर देखने को मिला। तो ये था बाजार का हाल। लेकिन बाजार बंद होने के बाद आइए अब आपको बता देते हैं एफआईआईज ने किस तरह का एक्शन दिखाया। 272 करोड़ रुपीस की आज कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है। डीआईआईज ने आज खरीदारी करी है मार्केट में। चलिए अब कल का सेशन किस तरह का हो सकता है, कैसे अप्रोच करें इस बाजार को, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को, और आज जो सेकंड हाफ में रिकवरी देखने को मिली इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? इवनिंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो बिहार का आउटकम होगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स एक दिशा तय करेगा मार्केट की, एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है जो मार्केट चाहता है प्रॉब्ली, तो मार्केट्स विल सी अ रिबाउंड ऑन द हायर साइड। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन आफ्टर द रिबाउंड आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि अर्निंग्स रिकवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द सेकंड हाफ, दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग डिलेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ FY17। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर बीजेपी हारती है इलेक्शंस तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट्स कैन क्रैक, एंड अगेन सेंटिमेंटल इंपैक्ट एक मार्केट्स पे जरूर देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट्स आर बाउंड टू स्टे इन अ रेंज। आई थिंक एक बहुत बड़ी रेंज और एक ब्रॉड रेंज हो सकती है, बट क्लियरली आई थिंक अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स, आई थिंक डाउनग्रेड्स एक आना एकदम संभव है, और दूसरी बात आई थिंक अर्निंग्स और केपेक्स रिकवरी इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स। ऑलराइट, और आप ये बताइए प्राइमरी मार्केट में काफी एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। कैफे कॉफी डे की लिस्टिंग तो आज बेहद कमजोरी के साथ हुई। 328 का इशू प्राइस था, 17% शेयर नीचे गया है। और आप देखिए आज जो बाजार बंद होने के बाद इंडिगो ने अपना प्राइस बैंड के अपर प्राइस पर तय किया है इशू प्राइस को 765 पर। अब आपको क्या लग रहा है इसकी लिस्टिंग कैसी होगी? सो क्लियरली कैफे कॉफी डे पे जो हमारी राय थी प्रॉब्ली इट वाज नॉट टू सब्सक्राइब। 2-3 रीजंस थे। एक तो जैसे इनकी सब्सिडरीज थी, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, तो आई थिंक जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होते हैं वेरियस सब्सिडरी के बिजनेसेस को, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ अदर बिजनेस साइकिल्स, और कैश फ्लो डिटरमाइन करना विद होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी बात आई थिंक हालांकि टॉप लाइन इनकी ग्रो हुई है at 30%, बट आई थिंक बॉटम लाइन पे जो लॉसेज आए हैं ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस टू 87 करोड़, आई थिंक उसमें काफी समय लगने वाला है। अगेन आई थिंक कॉफी बिजनेस अकाउंट फॉर 50 to 53% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन, और सेम सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 4%। तो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट देखनी पड़ेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स। एक इन्वेस्टर स्पेसिफिकली कॉल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू टेक अ कॉल। तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे थे फॉर कैफे कॉफी डे द अपर प्राइस बैंड। तो आई थिंक आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग फर्दर करेक्शन टू कम ऑन द स्टॉक। जहां तक इंडिगो का सवाल है, आई थिंक जहां तक ETF प्राइसिंग होती है विच अकाउंट फॉर 40% ऑफ क्रूड और इनपुट कॉस्ट फॉर लॉट ऑफ दीज एयरलाइन कंपनीज, इंडिगो
ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट कर रही है. हालांकि आई थिंक देयर वर सम इश्यूज रिलेटेड टू डिविडेंड पे आउट्स. आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर ऑफ कीपिंग इट इंटेंट क्लियर ऑफ रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स. तो जो हायर एंड पे आई थिंक अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे हुआ है, मुझे लगता है आई थिंक ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग इट शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव ओपनिंग कंसिडरिंग प्रॉफिट मेकिंग है और ETF प्राइसेस स्ट्रक्चरली एटलीस्ट फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम एट लोअर लेवल्स लग रही है. ऑलराइट, चलिए, और ऑटो कंपनियों ने आज किस तरह से अक्टूबर महीने के बिक्री के आंकड़े पेश किए, इस पर बात करते हैं. बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम जुड़ चुकी है. सोनम, बताइए, मिक्स्ड आंकड़े देखने को मिले. फेस्टिव सीजन और नए लॉन्चेस के कारण पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री तो जबरदस्त है. MHCV सेगमेंट के बिक्री में कुछ धीमापन आता दिखाई दे रहा है. वही मॉनसून खराब होने के कारण या फिर कमजोर मॉनसून के कारण ट्रैक्टर्स का हाल अब भी बेहाल है. मारुति के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके आंकड़े बेहद ही मजबूत है. कुल बिक्री में 29% की बढ़ोतरी हुई है. नए बलेनो के कारण कॉम्पैक्ट सेगमेंट में एक जबरदस्त बूस्ट आया है. 38% का जंप दिखाई दिया है कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री में, और एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा मदद मिली है, जहां पर एक्सपोर्ट की बिक्री में 90% की बढ़ोतरी हुई है. M&M के आंकड़ों से बाजार बेहद ही खुश हुआ है, जहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े 15 महीने के बाद डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं. 20% की बढ़ोतरी हुई है. पूरा सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से मिला है, जहां पे कंपनी के नए लॉन्चेस को जबरदस्त रिस्पांस मिला है. लेकिन ट्रैक्टर्स की हालत अभी भी खराब है, जहां पर कुल बिक्री में अब भी 31% की गिरावट दर्ज हुई है. टाटा मोटर्स की बात करें तो आंकड़े बेहद ही मजबूत रहे हैं, लेकिन LCV सेगमेंट अब भी ड्रैग कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस को. कुल बिक्री में 1% की बढ़ोतरी हुई है. वही पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 11% का जंप दिखाई दे रहा है. अशोक लेलैंड के आंकड़े उम्मीद से थोड़े से कमजोर रहे हैं. बढ़ोतरी जरूर हुई है 17% की, लेकिन ये उम्मीद से कमजोर है, जहां पे MHCV सेगमेंट में कुछ धीमापन आता दिखाई दिया है. कुल बिक्री में 22% की बढ़ोतरी हुई है MHCV सेगमेंट के. बजाज ऑटो की बात करें तो आंकड़े बेहद ही कमजोर है. जो कंपनी का अहम सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट, वहां से मदद नहीं मिल पाई है, जहां पे एक्सपोर्ट्स में इस बार गिरावट हुई है 19% की कमजोर नेपाल सेल्स के कारण, और इसी की वजह से कुल बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज हुई है. और फाइनली आउट परफॉर्मर हमेशा की तरह आयशर मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है, जहां पे रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े जबरदस्त रहे. कुल बिक्री में 70% से ज्यादा की बिक्री दर्ज हुई है. ऑलराइट, और हमने देखा अब इन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिला. आयशर, मारुति, M&M में तेजी देखी गई. बजाज, स्कॉट्स और अशोक लेलैंड में दबाव देखने को मिला. बाजार बंद होने के बाद TVS मोटर्स ने भी अपने नंबर्स पेश किए. 14% का उछाल देखने को मिला है टू व्हीलर्स की सेल्स में. और आप देखिए करीब 14% ज्यादा 2.64 लाख यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं. एक्सपोर्ट्स में भी 20% का इजाफा देखने को मिला है. और आज हमने देखा था सेकंड हाफ में एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही थी इन अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन को लेकर. TVS मोटर के नंबर्स आपको कैसे लगे मयूरेश, और पूरी ऑटो कंपनियों की सेल्स पर क्या टिप्पणी आपकी? सो क्लियरली आई थिंक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स जरूर हाथ में है. जैसे बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने दर्शाया है कि एक्सपोर्ट्स की वजह से उनको एक डिप देखने मिला वॉल्यूम में, एंड दैट ट्रेंड माइट कंटिन्यू इन नवंबर. तो मुझे लगता है आई थिंक फर्दर वीकनेस इन द स्टॉक इज नॉट रूल्ड आउट. और हालांकि आई थिंक बजाज ऑटो इज वेरी वेरी कीन इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीमियम सेगमेंट. एवेंजर्स और पल्सर्स का भी आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है, द मैनेजमेंट इज क्वाइट होपफुल. जो डोमेस्टिक मोटरसाइकिल की जो मार्केट शेयर है फ्रॉम 17.2% दैट द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू गो टू 21%. बट अगेन आई थिंक वीक मॉनसून्स जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी टेपिड है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ टू रिमेन बिटवीन दैट 4 to 5% रेंज. अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से आई थिंक नंबर्स थोड़े कम थे एक्सपेक्टेशन से, बट अगेन आई थिंक एनी करेक्शन ऑन द स्टॉक एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. बिटा मार्जिन एक्सपेंशन काफी एविडेंट हो सकता है. फॉल इन डीजल प्राइसेस, फ्लीट ऑपरेटर प्रॉफिटेबिलिटी शुड इंक्रीज, एंड अर्निंग्स में भी आई थिंक काफी महंगा नहीं है. मारुति हैड पोस्टेड गुड नंबर्स, तो वी आर एक्सट्रीमली होपफुल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स कमिंग थ्रू. स्पेसिफिकली आई थिंक जो बलेनो का लॉन्च हुआ है दैट विल हेल्प होल्ड देम इन गुड स्टेड. आयशर एज यूजुअल आई थिंक टॉप परफॉर्मर. आई थिंक टू व्हीलर हैज डन एक्सीडिंगली वेल. उनकी जो CV सेगमेंट है, स्पेसिफिकली MHCV सेगमेंट, आई थिंक देयर शुड बी अ मार्जिन इंप्रूवमेंट एज वेल इन दिस क्वार्टर. और MDP segment should also show significant traction. TVS Motors, yes, I think good quality and good product mix. I think BMW के टाइप के साथ what happens over the next few quarters would be a trigger for the stock. And again, management is very hopeful of double-digit earnings growth, EBITDA growth, as well as taking the market share from 13.2 to 14.3. तो मेरे हिसाब से I think selectively I think auto stocks have done well. Festive season की वजह से probably एक reason हो सकता है, but consistent trend I think Maruti, Eicher Motors और Ashok Leyland, I think these companies should keep on posting consistent trends going forward as well. ऑलराइट, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए. मयूरेश, लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कल कौन सी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं. टेक महिंद्रा, DLF, पावर ग्रिड से क्या एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए. साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि निफ्टी को कल आप किस तरह से अप्रोच करें, तेजी का कॉल लें या मंदी का. ये सब ब्रेक के बाद.
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कल बड़े नतीजों का दिन है। जी हां, कल देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही टेक महिंद्रा, गेल और पावर ग्रिड के नंबर्स भी कल ही आएंगे। इन सभी नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा, सोनम मेहता और वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी नतीजों से पहले आज टेक महिंद्रा के शेयर में, ये बताइए कल नंबर्स कैसे रह सकते हैं इसमें? और टेक महिंद्रा देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स तो वैसे इस कंपनी के लिए कमजोर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बड़ी कमजोर है इस तिमाही परफॉर्मेंस से, खासतौर पर टेलीकॉम वर्टिकल से। पर इस क्वार्टर के बीच में इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है टेलीकॉम वर्टिकल को लेकर, मार्जिन्स के आउटलुक को लेकर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, डॉलर आय में करीब 2% का उछाल देखने को मिलेगा कांस्टेंट करेंसी में, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है तो दबाव आएगा आपको डॉलर आय में। कांस्टेंट करेंसी में अगर आप देखेंगे तो 0.25% के आसपास तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो पिछले 2 सॉफ्ट क्वार्टर्स से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगा। आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वार्टर Q1 में सिर्फ 0.5% ग्रोथ थी। उससे पहले Q4 में जब नंबर्स आए थे तो अगर आप एक्विजिशंस को हटा दें तो कोर परफॉर्मेंस जो थी उसमें हमने देखा था डी ग्रोथ, 1.5% के आसपास आय गिरी थी। तो उन दोनों क्वार्टर से ये क्वार्टर तो कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, इंप्रूव होंगे। क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड है कि बेहतर होगा। इस बार वीजा खर्च जो बीते क्वार्टर में था इस बार नदारत होगा। मार्जिन जो इसके एक्विजिशन वाले धंधे हैं जैसे LCC जो एक्वायर कर रहा था उसमें मार्जिन्स कुछ इंप्रूव होंगे, उसमें हालात इंप्रूव होंगे। और फाइनली रुपया क्योंकि कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले तो करेंसी का कुछ बेनिफिट आएगा, इसलिए मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और मुनाफा तिमाही दर तिमाही 8-8.25% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगा। तो पिछले 2 सॉफ्ट क्वार्टर्स के बाद कुछ आपको रिस्पाइट यहां पे शायद देखते हो। ऑलराइट, चलिए, बाजार मांगकर चल रहा है कि एक अच्छे नंबर्स हो सकते हैं। आज देखिए कमजोर बाजार में 3% से ज्यादा का उछाल स्टॉक ने दिखाया। लेकिन सोनम ये बताइए, गेल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गेल से मिले जुले आंकड़ों की उम्मीद है। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 7.5% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 17% का जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के दाम में आई गिरावट के कारण 7.4% के मार्जिन्स डिलीवर हो सकते हैं पिछले तिमाही के 8.3% के मुकाबले। गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स बेहद ही फ्लैट रहेंगे तिमाही दर तिमाही। वही पेट कैंप्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई देगा रस गैस से महंगे गैस खरीदने के कारण। पर हाँ, पेट कैंप सेगमेंट के एबिटा घाटा आधा होता हुआ दिखाई देगा वॉल्यूम्स में आई बढ़ोतरी के कारण। अदर इनकम में बढ़ोतरी की वजह से ही मुनाफे में ये 17% का जंप देखने को मिल रहा है। गेल के लिए इस दूसरे तिमाही में सब्सिडी शेयरिंग 0 रही होगी और इसी का फायदा कंपनी को सबसे ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले तिमाही कंपनी के लिए काफी खराब रही थी, जहां पे कंपनी का मुनाफा 7 साल के निचले स्तर पर आ पहुंचा था। तो दबाव तो बना रहेगा लेकिन कुछ राहत जरूर आती हुई दिखाई देगी इस दूसरे तिमाही में। राइट, बिल्कुल फ्लैट शेयर ने आज समाप्ति दी है वरुण। लेकिन ये बताइए, पावर ग्रिड ये नंबर्स कैसे आ सकते हैं कल? देखिए, पिछली तिमाही की तरह इस तिमाही में भी पावर ग्रिड से एक बेहतर नतीजे की उम्मीद है। कंपनी के आय में करीब 16.5% के आसपास का बढ़त का अनुमान हम लगा रहे हैं। दरअसल बेहतर प्रोजेक्ट कमीशनिंग के कारण कंपनी के आय में इस तरह की बढ़त आपको देखने मिलेगी। कंपनी का जो बाकी कारोबार की बात करें तो टेलीकॉम कारोबार में ग्रोथ फ्लैट रहेगी। कंसल्टेंसी का जो कारोबार है वहाँ मॉडरेट ग्रोथ रह सकती है, लेकिन जो कंपनी का पावर ट्रांसमिशन का कारोबार है उससे कंपनी को काफी मदद मिलेगी। और दरअसल कंपनी की जो मार्जिन है उसमें करीब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको देखने मिलेगी। वही कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी 18% की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, खासकर जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो कैसी है और आगे के केपेक्स को लेके कंपनी के क्या प्लान है ये जानना मैनेजमेंट से काफी जरूरी और इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, लेकिन सोनम ये बताइए, DLF कैसे आ सकते हैं इसके नंबर्स? DLF से बेहद ही सुस्त तिमाही की उम्मीद है। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 2.5% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 17% का जंप देखने को मिलेगा। 38% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 39.5% के मुकाबले। इस तिमाही में प्री सेल्स बेहद ही फ्लैट रहे हैं। तिमाही दर तिमाही हो या फिर साल दर साल हो, प्री सेल्स वैल्यू में गिरावट की उम्मीद रखी जा रही है। हमारे मुताबिक प्री सेल्स 800 करोड़ रुपए पर आ सकते हैं, मतलब साल दर साल 13% की गिरावट। वही तिमाही दर तिमाही 23% की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई देगी। कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कमीलियास, जिसने इस बार कंट्रीब्यूट किया होगा और इसी की वजह से प्री सेल्स कमजोर रहेगा। देखना होगा क्या इस बार भी कंपनी का भारी ब्याज पर खर्च कंपनी के मुनाफे के आंकड़े पर दबाव बनाता है और इसलिए वजह से ही मुनाफे के आंकड़े पर खास नजर रहेगी, जहां पर फिलहाल हमारे अनुमान के मुताबिक 17% का ग्रोथ देखने मिल सकता है।
ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। आईओसी, चेन्नई पेट्रो, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स कल आएंगे, तो मिड कैप लिहाज से भी कल काफी बड़ा दिन है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन लेते हैं इस नोट पर एक ब्रेक के बाद जानेंगे कौन सा वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। निवेश का वैल्यू पिक जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कल निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए अब आपको ये बताते हैं। हमने अपने 3 टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करी और कुणाल सरावगी का मानना है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 8125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7980 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मानस जायसवाल को लगता है बिकवाली करिए। 7950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 8100 के स्टॉप लॉस के साथ। और सिमी भौमिक का मानना है कि बिकवाली करनी चाहिए। 8090 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। 7990 से 7970 तक कल निफ्टी जा सकता है। तो ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की, लेकिन कौन सा वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, चलिए जानते हैं आज का वैल्यू पिक। नरेश बताइए कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद है? हेमंत जी, जो स्टॉक में चूज करूंगा एसीसी, आई थिंक जैसे इसके नंबर्स आए थे उम्मीद से बेहतर थे। 30 MTPA की कैपेसिटी है और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं बाई 2 MTPA स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट जो जामुल में ला रहे हैं शिंदरे पे इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है जैसे टॉप लाइन ग्रोथ आई थी 2740 करोड़, स्लगिश थी, बट क्लियरली आई थिंक EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन एट 11.4% उम्मीद से बेहतर थे। जो रियलाइजेशन आए थे 4468 रुपीज पर टन, दैट वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। और जो EBITDA आई थी 313 करोड़ पे, even that exceeded our expectation. तो कहीं ना कहीं I think अगर EBITDA पर टन पे नजर डालें at 558 rupees was greatly helped because of fall in raw material prices. पेटकोक का कंजम्पशन बढ़ा था और उसके प्राइसेस अच्छी तरह से गिर गए थे। फ्रेट कॉस्ट डिक्रीज बाय 8% on a year-on-year basis. और I think the other expenses related to power and fuel were also down on a year-on-year basis. तो मुझे लगता है I think एक comprehensive beat था in terms of how estimates panned out. Bottom line पे I think थोड़ी disappointment आई थी because of lower other income. पर मुझे लगता है I think as our estimates are evolving over FY17, EBITDA margins between 16-16.5% are not ruled out. Slow and steady volume growth or earnings recovery in terms of realizations going up is going to aid ECC in a big manner. तो मुझे लगता है I think top line growth of 9.5% on a CAGR basis is not ruled out. Bottom line growth of 22.2% is not ruled out. और similarly I think valuations की अगर मैं बात करूँ trades at 8.6 times EV/EBITDA. तो मुझे लगता है I think the stock considering its installed capacity on FY17 basis can easily trade at 10 times EV/EBITDA. And similarly अगर हम EPS की बात करें there should be a decent expansion happening on the EPS front as well. Therefore a target image of 1630 rupees on ECC over the next 12 months. ऑलराइट, तो ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। महेश की पसंदीदा शेयर। शुक्रिया महेश आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।